हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअली उदित फार्मेसी सेंट्रल फार्मेसी पे काम करते करते थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं, ये सेंट्रल फार्मेसी का प्लेटफॉर्म है तो जिसमें हम लोग अभी डेली मेडिसिन क्विज का आज लाइव डिस्कशन का डे 1 रहने वाला है। आज का क्विज का पहला डिस्कशन क्लास रहने वाला है ना। कोई बात नहीं, फ्लो में आदत है उदित फार्मेसी बोलने का, तो सेंट्रल फार्मेसी की जगह उदित फार्मेसी बोला गया, लेकिन कोई बात नहीं, सब अपना ही है, ठीक है। चलो भाई, तो ये डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप है भाई, जिसमें आप सभी लोग जुड़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। यहाँ पर डेली आपको क्विज का प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना, और उसका लाइव डिस्कशन होगा एंड उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो मेडिसिन रिलेटेड रहेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। ये जो मेडिसिन क्विज ग्रुप है, डी फार्मा, बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, नर्सिंग, बीएमएस, बीपीटी, जनरल प्रैक्टिशनर, जितने भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। रिसेंटली अभी के टाइम पर अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो अभी आपको 299 की जगह मात्र 199 में कोर्स मिलता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक मेडिसिन के नाम से कूपन कोड जनरेट किया गया है, जहां पर इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हो तो 100 रुपीज़ फ्लैट ऑफ हो जाते हैं एंड ये 299 कुछ सेकेंड में ही 199 हो जाएगा एंड फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर ज्वाइन करना। एंड जो लोग आपके दोस्त साथी संगति ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने का तरीका सभी बच्चों ने किया है तो उनको पता होगा। बाकी सेंट्रल फार्मेसी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के साथ लॉगिन करना होता है, देन यहाँ कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन 299 की जगह मात्र 199 लगेगा अगर अभी अगले 1-2 दिन के अंतर्गत आप ज्वाइन करते हो। तो कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा ऑफिस टाइम पे, या फिर कॉल कर लीजिएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन था विच ड्रग इज यूज्ड इन द पार्किंसन डिजीज। बताओ भाई, पार्किंसंस बीमारी में कौन सी ड्रग को यूज किया जाता है? हेलोपेरिडोल, लीवोडोपा, फाइनिटोइन, डाइजीपाम। तो एक्चुअली पार्किंसंस डिजीज क्या होता है पहले ये भी पता होना चाहिए। उसका फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? तो पार्किंसंस डिजीज में एक्चुअली बॉडी में क्या होता है कि ट्रिमर्स आते हैं। ट्रिमर मतलब है कपकपाना, है ना। एक हाथ ऐसे ऐसे कप 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 करता है, धीरे धीरे पूरे बॉडी कपकपाने लग जाती है और मूवमेंट इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। एंड पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। किसका लेवल ड्रॉप हो जाता है? डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है, वो लीवोडोपा होता है। तो जितने बच्चों ने आंसर लीवोडोपा टिक किया है वो बहुत बढ़िया सही आंसर किए हैं। लीवोडोपा इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। क्या बताया? पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। और उस डोपामिन की कमी को पूरा करने के लिए लीवोडोपा दिया जाता है। तो लीवोडोपा क्या है? एक डोपामिन का ही प्रिकर्सर है। ये लीवोडोपा ब्रेन में जाकर के टूटता है और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बोल रहा है, यह ब्रेन में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, जिससे क्या होता है, जो पार्किंसंस डिजीज में जो ट्रीमर आते हैं यानी कंपन आता है, रिजिडिटी, जो मसल्स रिजिड कर जाते हैं, जो स्लो मूवमेंट होता है, इन सब चीज़ों में सुधार आता है, ठीक है। बाकी जो ये सब ड्रग है, हेलोपेरिडोल, जो ऑप्शन में, अदर ऑप्शन में जो ड्रग हैं, ये सब क्या काम करता है, तो इसके बारे में भी एक एक लाइन जान लीजिए। हेलोपेरिडोल डोपामिन को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर कभी भी हम हेलोपेरिडोल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पार्किंसंस में तो एक तो पहली बार पार्किंसंस की डोपामिन की कमी है और ऊपर से डोपामिन को ब्लॉक कर देंगे तो काम दिक्कत हो जाएगा भाई। फाइनिटोइन ड्रग मिर्गी में यूज होता है, याद रख लेना। फाइनिटोइन ड्रग एपिलेप्सी यानी मिर्गी होता है, मिर्गी में यूज होता है। और डाइजीपाम बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, जो कि एंजाइटी, चिंता या फिर स्लीप के लिए यूज होता है, नींद वगैरह लाने के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी आप समझ गए, हेलोपेरिडोल डोपामिन को ब्लॉक करता है और फाइनिटोइन मिर्गी में यूज होता है, डाइजीपाम एंजाइटी को ठीक करने के लिए और नींद वगैरह लाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्वेश्चन था, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन था विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रिपाग्लिनाइड, रोसियोग्लिस्टाजोन,
या फिर ग्लिबेसिनेलाइड या फिर मेटफॉर्मिन? जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा बाइगुआनाइड क्लास का ड्रग है? तो याद रखना, बाइगुआनाइड क्लास का जो ड्रग है, ये बाइगुआनाइड्स होते क्या हैं? तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, OHG कह सकते हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी कि ओरली रूप से खाने वाला दवाई जो कि आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कहीं ना कहीं कम करने का काम करते हैं, है ना? हाँ, तो बाइगुआनाइड क्लास का ड्रग आंसर सभी लोगों ने डी किया है। यस, मेटफॉर्मिन होता है, मेटफॉर्मिन होता है जो कि डायबिटीज़ में इस्तेमाल होता है, जिसको इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। देखो, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं लिया जाता है ना? हाँ, उसमें क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है। किस रूट से पड़ता है बताओ इंसुलिन का इंजेक्शन? तो सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। हाँ, 45 डिग्री के एंगल पर इसका इंसुलिन का इंजेक्शन एक अलग ही आता है, छोटा सा उसमें नोब होता है, वो यहाँ पर मसल्स में दिया, सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है। जबकि मेटफॉर्मिन आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। जिसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, यानी उसके बॉडी में इंसुलिन सेंसेशन थोड़ा कम हो गया, उसके बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को लेकर के रेजिस्ट हो गए, इंसुलिन वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में बाइगुआनाइड्स क्लास का ड्रग जो है मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। तो मेटफॉर्मिन एक बाइगुआनाइड क्लास का ड्रग है जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, करेक्ट, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, एंड लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करता है। बहुत बढ़िया, लीवर में भी ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है, हेपेटिक ग्लूकोज कम बनता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या देखा भाई, मेटफॉर्मिन बाइगुआनाइड क्लास का ड्रग है। बाकी और सारे ड्रग के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, रेपाग्लिनाइड ये इंसुलिन रिलीज बढ़ाता है लेकिन बाइगुआनाइड नहीं है। रोसाग्लिस्टाजोन ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है लेकिन डिफरेंट क्लास का है, ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ही बढ़ाता है लेकिन ये बाइगुआनाइड क्लास का नहीं है। जबकि ग्लीबासिनेलाइड ये इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हार्ट या लीवर? तो हार्मोन कौन बनाता है भाई बताओ, हार्मोन कौन बनाने का काम करता है? तो हार्मोन हमारा बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाने का काम करता है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत बढ़िया। तो ये बोल रहा है कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। जैसे एग्जांपल में थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, जो कि थायराइड हार्मोन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। देखो, कुछ टैबलेट्स में एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं जो कि किस चीज़ के लिए यूज होता है बताओ? एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर यूज्ड टू इनहेंस टेस्ट, क्या टेस्ट को इन्हेंस कर देता है, मेक टेबल लुक शाइनी, टैबलेट लुक शाइनी, या प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टोमक एसिड, या इजी पैकिंग? तो देखो भाई, जो इंटेरिक कोटिंग होती है ना, ये एक अलग ही कोटिंग होती है जो इसलिए किया जाता है ताकि दवा आपके स्टोमक एसिड से कुछ भी उस पर इम्पैक्ट ना आए और वो सीधा इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट करे, है कि नहीं? हाँ, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट का मतलब क्या होता है, जैसे दवा जब आप खाते हो वो आपके दवा पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होता है, तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिसको हमको पेट में, चूंकि HCl है तो कोई ना कोई मतलब वहाँ पे डिग्रेड हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो इसके ऊपर एक अलग से लेयर चढ़ाया जाता है जो एंटेरिक कोटिंग कहलाता है। वो क्या होता है कि स्टोमक एसिड को कोई प्रभाव नहीं डालता है उस पर, और वो शांति से इंटेस्टाइन में पहुँचता है और वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट होता है।
तो एंटेरिक कोटिंग इसलिए ही की जाती है ताकि दवा को प्रोटेक्ट कर सके हम लोग किससे, स्टोमक एसिड से। किससे प्रोटेक्ट कर सके, स्टोमक एसिड से। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर यूज टू किसी, ताकि स्टोमक एसिड से उसको प्रोटेक्ट करे और वो इंटेस्टाइन तक पहुंचे और वहाँ पर उसका रिलीज हो। आप सभी बच्चे बताइएगा कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना होता है, यानी कितने देर में वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बताइए। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना होता है, 120 मिनट होता है, 120 मिनट अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। भारतीय फार्माकोपिया के आधार पर एंटेरिक कोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग है वो 120 मिनट होता है। बहुत बढ़िया। तो वही बोल रहा है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स स्पेशली डिजाइन की जाती हैं ताकि ड्रग स्टोमक यानी एसिडिक पीएच में डिजॉल्व ना हो और वो इंटेस्टाइन में जाए और इंटेस्टाइन का एल्कलाइन पीएच में जाकर डिजॉल्व हो। ठीक है, इसमें ड्रग एसिड से प्रोटेक्ट रहती है और इरिटेशन भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर कौन सा है, बताओ भाई। बीटा 1 प्रोपेनोलॉल, लेबिटालॉल, एटिनोलॉल, कार्विडिलॉल। तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर बोलेगा तो सब तो बीटा ही ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर में लॉल लॉल वर्ड लगा रहता है। लेकिन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई कौन सा इसमें से बीटा 1 ब्लॉकर है, कौन सा, है ना, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, कौन सा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो एटिनोलोल आपको दिख रहा है ना, ये बीटा 1 ब्लॉकर है। बाकी लेविटालॉल और कार्बिडिलॉल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एटिनोलॉल जो है ये एक बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। मेनली हार्ट कार्डियो सेलेक्टिव पर एक्ट करता है, हार्ट रेट और बीपी को कम करने का काम करता है। जैसे एम्लोसेफ, उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, एम्लोकाइंड में तो एम्लोडिपिन के साथ साथ एटिनोलिल, एम्लोकाइंड 80 में एटिनोलॉल भी होता है। ठीक है। हाँ, जो प्रोपेनोलॉल होता है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, जबकि लेबिटालोल और कार्बिडिलॉल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। जैसे आपको एटिनोलॉल याद रखना है, बीटा ब्लॉकर के क्लासिफिकेशंस होते हैं ये। एटिनोलॉल बीटा 1 ब्लॉकर है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, जबकि प्रोपेनोलॉल बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर है, लेबिटालॉल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, कार्बिडिलॉल अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, दोनों को ब्लॉक करता है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायूरेटिक्स। इसमें से कौन सा लूप डायूरेटिक्स है। लूप डायूरेटिक्स का मतलब है कौन सा इसमें से हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या स्पायरोलेक्टोन, फ्यूरेसेमाइड, एसिटाजोलामाइड। तो याद रखना, लूप डायूरेटिक्स पावरफुल डायूरेटिक्स होता है जो कि लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है और वहाँ के वाटर के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन होती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह कम कर देता है। फ्यूरेसेमाइड, फ्यूरेसेमाइड जो है वो लूप डायूरेटिक्स होता है। फ्यूरेसेमाइड जो होता है वो लूप डायूरेटिक्स होता है। तो देखो, फ्यूरेसेमाइड एक लूप डायूरेटिक्स है, किडनी के लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करता है और ज़्यादा यूरिन आउटपुट करवाता है, पावरफुल डायूरेटिक कहलाता है। बाकी जो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है ये थायाजाइड क्लास का डायूरेटिक है। स्पायरोलेक्टोन पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक है। हमने बताया था स्पायरो बहुत क्यूट होती है और जो क्यूट है उसको पटाओगे तो पोटेशियम, पटाना मतलब पोटेशियम, पटाओगे किसको, जो क्यूट होती है। क्यूट कौन होती है, स्पायरो, है ना। हाँ, तो स्पायरोलेक्टोन पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक। एसिटाजोलामाइड जो CA यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटीडोट्स फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज होता है, बताओ भाई, कौन सा एंटीडोट। नेलोजेंथोनाइड, क्या कहते हैं, नेलोजेनो एंटीडोट, एट्रोपिन, या फिर फ्लूमाजेनिला एंटीडोट, या फिर प्रोटामिन सल्फेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए जो यूज होता है वो एट्रोपिन यूज होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसके एंटीडोट मतलब है कटआउच। अगर किसी का जैसे टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, डोज वगैरह ज़्यादा हो गया, टॉक्सिसिटी दिख रही है, तो उसके एवरेज में आप कौन सा देंगे जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो, है ना।
जैसे पैरासीटामोल का होता है एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना, हाँ, तो ऐसे आपका एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एट्रोपिन, ठीक है। तो वही चीज़ें बोल रहा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एसिटाइल कोलिन बहुत बढ़ जाता है, तो एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। यह एक्सेस एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है, सिम्टम्स में जैसे सेलिवेशन, स्वेटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म को कम करता है, ठीक है। जैसे नैलोक्सोन ओपॉइड पॉइजनिंग में यूज होता है, ओपॉइड्स की पॉइजनिंग हो जाती है तब। फ्लूमाजेनिल जो एंटीडोट है वो बेंजोडाइजापाइन के ओवरडोज में होता है। प्रोटामाइन सल्फेट जो होता है वो हेपेरिन पॉइजनिंग में यूज होता है, ठीक है। इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय, इंसुलिन को किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ अभी लोग बताना कि इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल, IM, सबक्यूटेनियस, IV। बताओ भाई, आप सभी लोग इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं किसके द्वारा? सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा, सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, हाँ जी, सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा। तो इंसुलिन को आमतौर पर सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा स्किन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, स्लो और कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, हाँ। वारफरीन एक एग्जाम्पल है किसका? बताओ। वारफरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग, एंटीकोएगुलेंट, फाइब्रिनोलाइटिक, हीमोस्टैटिक। तो वारफरीन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा, है ना, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा, उसको हम लोग एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। वारफरीन क्या है? एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। आंसर बी, एंटीकोएगुलेंट है। जबकि एंटीप्लेटलेट पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? एस्पिरिन, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। ये सब एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने का काम करता है। हार्ट अटैक वगैरह किसी को आता है तो एस्पिरिन कहा जाता है भाई, उसको चबा के खा लेने के लिए, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, ताकि कहीं क्लॉट ना बने और जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है वो कम से कम हो, जिससे सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, है ना। तो वारफरीन एक एंटीकोएगुलेंट्स है। वारफरीन क्या है? एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट कर देता है। बाकी एंटीप्लेटलेट प्लेटलेट पर एक्ट करते हैं, जैसे एस्पिरिन मैंने बताया आपको। फाइब्रिनोलाइटिक क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, जिसको थ्रोम्बोलाइटिक्स भी कह सकते हैं, जैसे एल्टीप्लेज वगैरह होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह होते हैं। हीमोस्टेटिक क्या होते हैं? वैसे जो ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी बार पूछा गया आप लोगों के एग्जाम्स में, विच ऑफ दीज इज प्रोटोन पंप इनिबिटर्स? प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जिनका ड्रीम है आगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह बनना, तो उनके लिए ये मेडिसिन क्विज रामबाण साबित होगा, बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। यहाँ पर आप डेली 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मज़ा आ जाएगा। अभी एग्जाम है आप लोगों का, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन डाल दिया हूँ, एंड बोर्ड एग्जाम में भी नो डाउट आप डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर वालों को केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, सेकेंड ईयर वालों को कोलॉजी और थेरेपेटिक्स में देखने को मिलेगा। देख लेना आप लोग, 2 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आओगे आप लोग। विच ऑफ द प्रोटोन पंप इनिबिटर्स? तो प्रोटोन पंप इनिबिटर यानी पीपीआईज को पहचानने का तरीका है, उसके लास्ट में प्राजोल वर्ड लगा रहेगा, जैसे ओमेप्राजोल, रबेप्राजोल, है ना, एस्मोप्राजोल, है ना, पेंटोप्राजोल। तो यहाँ पे प्राजोल वर्ड एक ही गो में लगा हुआ है, ये देखो प्राजोल वर्ड लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। जिसमें टिडिन वर्ड लगा है वो H2 ब्लॉकर है, यानी H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, H2 ब्लॉकर है। सब ट्रिक है, जिसमें टिडिन वर्ड लगा हुआ है वो H2 ब्लॉकर है। सुक्राल्फेट हमारा म्यूकस अल्सर प्रोटेक्टिव लेयर करने का काम करता है। एंटा एसिड क्या है? पेट में एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ओमेप्राजोल क्या है भाई? ओमेप्राजोल देख लो भाई, ओमेप्राजोल तो मैंने बोला प्राजोल जहाँ भी लगा रहे वो एक प्रोटोन पंप इनिबिटर है, जो कि स्टोमक में एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। और उसी प्रोटोन पंप का एक और नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, उसी को प्रोटोन पंप कहते हैं, उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि पेट में एसिड कम बनता है। जैसे पेंटोप्राजोल दिया जाता है ना एसिडिटी को ठीक करने के लिए। और जैसे रेनिटिडिन, एसीलॉग जो दवाई आती है उसमें रेनिटिडिन होता है, ये भी H2 ब्लॉकर है, ये पीपीआई नहीं है, ये भी एसिड के सिक्रेशन को ही कम करता है, लेकिन हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। सुक्राल्फेट क्या करता है? जो भी पेट में अल्सर वगैरह आता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ठीक है। और एंटा एसिड को न्यूट्रल करता है, ये भी पीपीआई नहीं है। जैसे एंटा एसिड में क्या है भाई?
तो आप देख लो डाइजीन वगैरह जो सिरप आता है वो एंटासिड है, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह पाए जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रग यूज्ड इन इमरजेंसी एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्टिक एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, जब किसी दवा का एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा दवा यूज किया जाता है? हाइड्रोकोर्टिसोन, साल्ब्यूटामोल, एपिनेफ्रिन, डाइफेनाइड्रामिन। तो यहाँ पे इमरजेंसी इंजेक्शन के तौर पर कौन सा यूज होगा? तो एपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग एड्रेनालिन बोलते हैं, है ना। हाँ, यहाँ एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में, एनाफाइलेक्सिक एक क्या है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जो कि जानलेवा भी होता है। तो यहाँ पर जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? एयरवे ओपन कर देता है, यानी ब्रोंको डायलेशन कर देता है, जिससे आपका ब्रोंक्यूल्स डायलेट होता है, पेशेंट सांस अच्छे से ले पाएगा। बीपी बढ़ा देता है, जिससे बीपी, अगर जो पेशेंट शॉक में जा रहा है तो पेशेंट का बीपी ऊपर होगा। स्वेलिंग और एलर्जी रिएक्शन को भी कम करता है। बाकी हाइड्रोकोर्टिसोन ये भी सपोर्टिव है, ये स्टेरॉइड है लेकिन स्लो काम करता है। साल्ब्यूटामोल एक्चुअली आस्थमा में यूज होता है। डाइफेनाइड्रामिन हल्का एलर्जी में, लेकिन सीवियर एनाफाइलेक्टिक एलर्जिक रिएक्शन में एपिनेफ्रिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है जल के द्वारा जो संक्रमित, गंदा खाना, गंदा पानी पीने से जो बीमारी होती है उसको हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। कंटामिनेटेड फूड, है ना। तो यहाँ एमीबियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, गोनोरिया। तो देखो, गोनोरिया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बचा एमीबियासिस। तो एमीबियासिस गंदा खाना, गंदा पानी की वजह से होता है। तो एमीबियासिस कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। कॉज इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो इसका कारण है, एक अमीबा है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि गंदा खाना, गंदा पानी में पाया जाता है। सिम्टम है डायरिया, दस्त होना, पेट में दर्द होना। अदर ऑप्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस हवा से फैलता है, हवा खास करके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैलता है। कोई आपके मुंह पे छींक दिया, टीबी का पेशेंट है तो उसके मुंह से भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आप पे आएगा और आप में फैल जाएगा। मलेरिया मॉस्किटो से, गोनोरिया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी, है ना। चलो, स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन ई। तो स्कर्वी याद रखना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है उसको हम लोग स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, करेक्ट। हाँ, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी कोलाजन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, जो आपका ब्लीडिंग गम्स, कमजोरी होना, घाव वगैरह हील जल्दी से नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है विजन के लिए आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। ई की कमी, विटामिन ई आपका एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो कि आपकी एजिंग को रोकता है। लोग अक्सर विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज करते हैं स्किन को ग्लो करने के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है। हेल्दी सेल्स को डेड होने से बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? मलेरिया, एथलीट फुट, टेटनस, ग्लूकोमा। जवाब दो। बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया सुने हो, जो टेटनस कॉज करता है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। हाँ, तो टेटनस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया से होता है। सिम्टम है, जो सिम्टम इसके क्या है? मसल स्टीफनेस, मांसपेशियां बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, जॉ लॉक हो जाता है। अदर ऑप्शंस में मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ से होता है, एथलीट फूड्स जो कि फंगस से होता है, ग्लूकोमा जो कि इन्फेक्शन नहीं बल्कि आंखों की एक बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर जो कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है पेलग्रा। पेलग्रा किसकी कमी से होता है बताओ भाई? पेलग्रा इज डेफिशिएंसी डिजीज एसोसिएटेड विथ विच लैक ऑफ विटामिन। बताओ भाई, पेलग्रा किसकी कमी से बीमारी होता है बताओ? विटामिन के, विटामिन डी, B3 या ई? तो विटामिन B3 की कमी से जो होने वाली बीमारी है उसको पेलग्रा कहते हैं, है ना। पेलग्रा में क्या होता है? विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग पेलग्रा कहते हैं, करेक्ट। हाँ, विटामिन B3 की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग पेलग्रा कहते हैं, करेक्ट। तो पेलग्रा होता है विटामिन B3 नियासिन की कमी से। मेन सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग, डिमनीशिया यानी मानसिक समस्या वगैरह देखने को मिलती हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज अ मस्कुलर डिजीज इन विच द मस्कुलर बिकम्स स्टिफनेस, यानी कि मसल्स बिकम स्टिफ, यानी कौन सा ऐसा मांसपेशी से जुड़ा हुआ बीमारी है जिसमें मांसपेशियां बहुत ज़्यादा जकड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं, पूरी तरह स्टीफ हो जाता है। तो जो टेटनस है ना, जो कील वगैरह जो गड़ जाता है और उस समय टेटनस का इंजेक्शन लेते हो तो आपको टेटनस नहीं होता, लेकिन अगर कोई टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेता है तो वो एंडोटॉक्सिन बनाता है और वो टॉक्सिन आपके बॉडी में जाकर के इतना खतरनाक एक्शन शो करता है कि पूरी बॉडी आर्क के समान इस तरीके से हो जाती है और बहुत मतलब अभी तक इसका बीमारी का इलाज ही नहीं है। अगर आपको एक बार हो गया तो इलाज संभव नहीं है, इंसान बहुत खतरनाक मौत मरता है। तो टेटनस बीमारी में ऐसा होता है, बॉडी पूरी तरीके से जकड़ के आर्क बना लेती है और बहुत दर्द होता है शरीर में, है ना। हाँ, आंसर सी। कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आज सी ही लगाए गए हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आगे आपको। टेटनस एक डिजीज़ है जिसमें मस्कुलर स्टिफ यानी जकड़ हो जाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, जिसमें लॉक, जॉ लॉक, मुंह के खुलने दिक्कत होती है, मसल रिजिड हो जाता है। लेप्रोसी में स्किन और नर्व्स अफेक्ट होते हैं। एड्स में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। गोनोरिया में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, बस हो गया, खत्म आ रही है, खत्म हो गई। बताओ भाई, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? गॉट नहीं, गॉट तो है गठिया, नहीं ये नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन नहीं। कलर ब्लाइंडनेस नहीं। ग्वाइटर यस। जो घेघा रोग है ना, घेघा, ये देखो घेघा रोग होता है ना, ये ग्वाइटर बीमारी जो होती है ये एक्चुअली आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, यानी आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है बताओ भाई? आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी हो जाती है, नेक में स्वेलिंग दिखती है, जिसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं यानी घेंगा रोग कहते हैं। आयोडीन क्या करता है? थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन बनाने के लिए ज़रूरी है। अदर ऑप्शंस में क्या क्या है? जो गाउट है उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है गठिया में। इन्फ्लेमेशन यानी जनरल कंडीशन है सूजन होना। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक वजह से होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरे रंग को पहचानने में कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, माला डी कंटेंस। माला डी में क्या क्या होता है पता है ना? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि महीने तक 21 दिन का पिल आता है। बताओ भाई, आपका माला डी जो टैबलेट आता है उसमें क्या क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, नन या दोनों? तो माला डी में दोनों होता है, ए एंड बी, है ना, ए एंड बी। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट। हाँ, तो माला डी एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, इसमें दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। ये ओव्यूलेशन को रोकता है और प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसमें से कौन सा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है? तो कॉपर टी ऐसा डिवाइस जो यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। हाँ, कॉपर टी तो यूट्रस में लगाया जाता है, बहुत बढ़िया सर। डबल कॉइल भी एक स्ट्रक्चर आता है जो डबल कॉइल ऐसे दिखता है, ये भी यूट्रस के अंदर फिट होता है। लिप्स लूप भी यूट्रस के अंदर फिट होता है। तो ये सब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी, ऑल करेक्ट। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस के अंदर लगाया जाता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। इसके टाइप्स हैं कॉपर टी, डबल कॉइल, लिप्स लूप, ये सभी आईओडी के एग्जाम्पल होते हैं, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज सल्ब्यूटामोल। इसमें से कौन सा सल्ब्यूटामोल क्लास का, सल्ब्यूटामोल किस क्लास का ड्रग है बताओ? सल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल याद रखना एंटी एस्थमेटिक, आस्थमा में यूज होने वाला ड्रग है। ये ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंक्योस को डायलेट करता है ना। हाँ, जिससे सांस लेने, दम्मा बीमारी में यूज, अस्थमा क्या, दम्मा, सांस फूलने की बीमारी में यूज होता है सल्ब्यूटामोल, है ना। सल्ब्यूटामोल एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, ये ब्रोंको डायलेटर है जो कि एयरवे को रिलैक्स करता है, ब्रीदिंग आसान बनाता है। एंटी कैंसर ड्रग में कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होता है। एंटी लेप्रोटिक लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, तो ये था 20 क्वेश्चन जिसमें आपका 20 क्वेश्चंस खत्म हुए। बारी है अब रिजल्ट की, जिसमें आप लोगों का रिजल्ट में अब मैं टॉप 10 स्टूडेंट को अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक, करेक्ट। हाँ, चलो तो देखते हैं कौन है टॉप 10 स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ साइड हट जाता हूँ भाई, कि साइड हट जाया जाए ताकि बच्चों का रिजल्ट दिखे। कंप्यूटर महाशय से रिक्वेस्ट है, भैया रिजल्ट दिखा दीजिए बच्चों को। चलिए
आइए भाई, टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं आज हम लोग। टॉप 10 स्टूडेंट्स, ये है हमारा डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप, इसी में जाएंगे एंड यहाँ पर कंटेंट में देखो भाई, ये आपको जो एक बच्चा बोला सर हमने 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो आपने फ्री डेमो क्विज देख लिया होगा। आज जो टेस्ट हुआ था डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन, वो फ्री वाला है, जो बच्चे परचेज नहीं किए वो देखने के लिए है। न्यू स्टूडेंट्स जो कोर्स परचेज नहीं किया उनके लिए डेमो है। बाकी आप लोगों को डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में जाना है और यहाँ अभी लंबा चलेगा, डेली चलेगा, इसीलिए डे 1 to डे 10 है ना। मंडे टू फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, है ना। मंडे टू फ्राइडे आपको क्विज खिलाया जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। चलो अब यहाँ पे डे 1 में आपका जो क्विज था इसका मैं स्टैट्स चेक कर लेता हूँ। तो 357 बच्चे टेस्ट में अपीयर हुए हैं और रैंक 1 बच्ची हैं निशा। वाह, निशा जी हैं रैंक 1। मैं टॉप 10 का लिस्ट निकाल लेता हूँ। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, इन्होंने 19 का स्कोर किया है, टॉप 10 स्टूडेंट्स में हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, यहाँ से दिख रहा होगा, नाम देखिए दिखेगा और डिटेल्स दिखेगा, यहीं से दिखेगा, यहाँ कोना में एक जगह पे देखिए दिख रहा है। रैंक 1 पर है निशा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा। 20 में से 19 क्वेश्चन सही किए हैं। 20 में से 19 क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक मायने रखता है भाई। सिंगल अटेम्प्ट चांस था ताकि कोई चोरी ना कर सके, ठीक है। हाँ, दूसरा है हृदेश कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 20 में से 19 है। हाँ, इन्होंने कम समय लिया, इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया होगा, इसीलिए रैंक 2 आ गया। बाकी डिटेल्स चेक करेंगे तो इनका रैंक भी मतलब टाइम भी दिखा देगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। रैंक 3 पे दिवांशु साहू जी, इन्होंने भी 19 नंबर लाया है, ठीक है। हाँ, बाकी इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी रैंक 4 पे हैं सुशील कुमार पटेल जी। रैंक 5 पर हैं भूपेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया, 18 क्वेश्चन सही किया इन्होंने। सौरभ कुशल जी 18 क्वेश्चन सही किया, 6ठा रैंक है। और प्रिंस राजपूत जी का है 18 क्वेश्चन सही किया इन्होंने, 7वें रैंक के साथ। सर्वेंद्र कुमार जी ने 20 में 18 क्वेश्चन सही किया है, 8वें रैंक के साथ। एंड धनेश कुमार जी 9th रैंक पर हैं। एंड तलीब मिर्जा जो कि 18 क्वेश्चन सही करके 10th रैंक पर हैं। तो आप सभी टॉप 10 स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे लगभग, जिस भी बच्चों का यहाँ पर 20 में से 10 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी है। नहीं है तो यहाँ सीखना है, और क्या दिक्कत है, ये तो एक क्यूज खेलने की है। हाँ, अभी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हूँ क्वेश्चंस, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। सो चलिए भाई, आज का टेस्ट का डिस्कशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों को ये मेडिसिन क्विज का पहला क्लास, बताइएगा कमेंट में। एंड जो लोग आपके दोस्त साथी संगति जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से उनको सजेस्ट करिए। सेंट्रल फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और यहाँ पर डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ें। और अभी जो मेडिसिन के नाम से कूपन है 100 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट, उसका फ़ायदा उठाइए। जो 299 का कोर्स है वो मात्र 199 में 1 साल की वैलिडिटी के लिए लीजिए। एंड यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आप सीखते रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर आपका क्विज रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे आप थोड़ा एंजॉय करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गुड नाइट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिए आप सभी लोग, ओके। थैंक यू सो मच।